नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सुधारों का 1 साल पूरा होने के मौके पर संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये जो नई शिक्षा नीति है ये देश में बड़े बदलाव लेकर आएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हम अपनी आजादी के 75 साल मना रहे हैं उसके लिए भी ये नई शिक्षा नीति ऐसे मौके पर आना यह वाकई में देश के लिए बहुत बेहतर संयोग है। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति के महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत हर तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। अब छात्र कितना पढ़ें, कितना समय तक पढ़ें, यह सिर्फ संस्थाएं तय नहीं करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें हिंदी समेत 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लॉन्च किया है। हरियाणा में नई शिक्षा नीति की लॉन्चिंग के लिए पंचकुला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने हरियाणा में नई शिक्षा नीति लॉन्च की। इस दौरान सीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति समय की जरूरत है। इसके लिए 2 लाख लोगों से परामर्श लिया गया है। इस शिक्षा नीति में सबको मिलकर आगे ले जाना जरूरी है। हरियाणा में 2025 तक नई शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से धरातल पर उतारने की योजना है। वह सीएम ने यह भी कहा कि 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। वहीं 5000 प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। आंगनवाड़ी में व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। प्रत्येक छात्र को स्कूल भेजने का प्रयास होगा, कोशिश है। कौशल विश्वविद्यालय होने जरूरी हैं। स्कूलों में विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ाएंगे। वह सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति का मकसद रोजगार उन्मुख शिक्षा ये है। यानी ये तमाम बातें जो हैं पिछले कल 2 दिन से हम देख रहे हैं और 1 साल पहले जो इसका आगाज हुआ उसका हरियाणा में आज लॉन्चिंग और इस नई शिक्षा नीति से बदलाव क्या आएंगे इस पर चर्चा करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। अपनी इस शिक्षा नीति को जो देश भर के अंदर तो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक लागू करेंगे, हरियाणा के लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि हम इसको 2025 तक लागू करेंगे। तो इस शिक्षा नीति को लागू करके अपने देश का नागरिक, अपने प्रदेश का नागरिक 21वीं सदी का ऐसा नागरिक बने कि हम सीना चौड़ा करके, माथा ऊंचा करके विश्व में खड़े हो सके कि भारतवर्ष जो कभी इस दुनिया का विश्वगुरु जिसकी चर्चा हमारे कनिष्ठ जी ने की है कि विश्वगुरु के नाते से फिर अपने आप को स्थापित कर सके। ये काम एक दिशा चाहिए, कठिन नहीं है। एक समर्पण भाव चाहिए, निश्चितता है। सबसे पहले प्रदेश में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के मौके पर मैं आप सबको खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार ने देश में इस नीति को 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आपने केंद्र से भी एक कदम आगे बढ़कर 2025 तक इस नीति को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी इस नीति में परिवर्तन करना जरूरी था। खास बात है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। नई शिक्षा नीति की बातें 10+2 के फॉर्मेट को भी पूरी तरह से खत्म किया गया है। 10+2 फॉर्मेट को बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 व 2 इसमें शामिल हैं। अगले 3 साल का कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में इसका नाम शामिल है। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। 6ठी से 8वीं तक के बच्चे और माध्यमिक अवस्था में 4 वर्ष यानी 9वीं से 12वीं तक की अवस्था रहेगी। स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर नियम नहीं होगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, उसके बाद दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद डिग्री का प्रावधान है। कानूनी और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर एकल नियामक होगा सभी कॉलेजेस में। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आम प्रवेश परीक्षा होगी। इस नीति के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण इसमें शामिल है।
ये बड़ी बातें हैं। जीडीपी का लगभग 6% तक शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना इसका लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट लक्ष्य है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा शिक्षा का एक माध्यम बनाया जाए, इसके ऊपर फोकस है। ये बड़ी बातें हैं, इन बड़ी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। और हरियाणा में जो आगाज हुआ है, शुरुआत हुई है, लॉन्चिंग हुई है, इससे क्या हरियाणा अपने लक्ष्य को 2025 तक हासिल करने में कामयाब होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास संसाधनों की जो जरूरत है वो कितनी है, उन संसाधनों को पूरा करने के लिए क्या हमने तैयारी कर ली है, ये तमाम बातें आज चर्चा का विषय रहेंगी। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। अजय सिंगला है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सिंगला साहब, बहुत स्वागत है आपका। सत्यव्रत शास्त्री मेरे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सत्यव्रत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परिमल कुमार, शिक्षाविद मेरे साथ है। परिमल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शंभू भद्र, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। शंभू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले परिमल जी आपके पास आऊंगा। ये जो आज लॉन्चिंग हुई हरियाणा में, क्रियान्वयन को लेकर बात हो रही है और टारगेट रखा गया 2025 तक पूर्ण रूप से प्रदेश में इसको धरातल पर उतार दिया जाए। ये जानेंगे आपसे कि हरियाणा प्रदेश इसके लिए कितना तैयार है और सरकार की जो ये तैयारी है वो कितनी आपको पुख्ता लगती है। सर देखिए, जो है जो बातें करी जा रही हैं कि जो है मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया है। जो बातें हो रही है जो कागजी लेवल पर होती है, ये भी बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन इसके अंदर एक तो शब्द जो है ना, जो शिक्षा नीति, इसको मैंने पूरा पढ़ा है। इसमें धीरे धीरे स्वायत्तता की तरफ लेके जाएंगे संस्थानों को, और धीरे धीरे जो है सरकार का इससे कंट्रोल खत्म करेंगे। इससे स्वायत्तता का मतलब होता है सरकार जो जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको अपने खर्चे अपने आप निकालने पड़ेंगे। अपने आप खर्चे निकालने का मतलब है बच्चों के ऊपर उसका बर्डन पड़ने वाला है, तो ये शिक्षा महंगी हो जाएगी। जब ये शिक्षा महंगी हो जाएगी तो फिर आम विद्यार्थी, आम घर का विद्यार्थी कैसे पढ़ पाएगा? ये एक सवाल मेरा इसके ऊपर है, शिक्षा नीति के ऊपर। दूसरे नंबर पर जो ये शिक्षा नीति की बात हो रही है, नई शिक्षा नीति, तो इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। टीचर्स की रिक्वायरमेंट का जो है जो ये पार्ट है, तो 2011 में वैकेंसी आई थी, उससे पहले तो वैकेंसी नहीं आई थी। 2011 से पहले जो भी भर्तियां हुई हैं, 2011 के बाद हरियाणा में टीचर्स की परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है और ना ही उनको रिक्रूटमेंट मिला है। जो उससे पहले भर्तियां होती थी, जैसे लगातार बात चलती है कि खर्ची पर्ची, तो पैसे दे करके जो है लोग लगते थे या और कुछ था, तो टीचर्स की उस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, ये मेरा एक बड़ा सवाल है। टीचर्स जब अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे प्रदेश में, तो चाहे इसको कागजी लेवल पर कितनी अच्छी भाषा में लिख लीजिए, इसका असर नहीं पड़ने वाला है। तो जो टीचर्स हैं, मेरा जो सुझाव ये है कि उन टीचर्स का भी एक रेगुलर टेस्ट होना चाहिए, और जो उनको जो है आगे प्रमोशन मिलता है, चलो भर्ती जैसे भी हो गए, पहले जो भी हुआ उसका क्या कर सकते हैं। एक तो अच्छे जो है आजकल के जो मॉडर्न बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जो कि सारी चीजों के साथ जो है, और आज जो फेयर सिलेक्शन होते हैं, तो बड़े पैमाने पर भर्ती निकालनी चाहिए, परमानेंट टीचर होने चाहिए। वे जो है टेक्नोलॉजिकली भी जो वो अच्छे हैं। तो इस तरीके से जब जो है यहाँ पर अच्छे टीचर होंगे, तब इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो ये स्वायत्तता का दर्जा जो है मामला है ना, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ऊपर मेरा कहना है कि सभी प्रकार की शिक्षा को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए था, कि फ्री मिले, सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान अवसर मिले। कुछ लोगों को जो है पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया अवसर है और कुछ लोगों के लिए बढ़िया अवसर नहीं है। गांव के अंदर जो सरकारी स्कूल है, वहां पर बिजली नहीं रहती है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत गांव में बसता है, गांव गांव तक शिक्षा की जरूरत है। अगर उस तरीके से हर जगह पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये शिक्षा नीति कितनी कारगर होगी, मेरे मन में ये सवाल है सर। जी बिल्कुल, मैं सवाल पूछता हूं सत्यव्रत शास्त्री जी, जो बातें कही हैं परिमल जी ने, उनका भी जवाब आपसे चाहूंगा। और दूसरा, ये आज जो आगाज किया है, इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयारी 2025 की है। केंद्र सरकार की तरफ से टारगेट 2030 तक है सभी पूरे देश में इसको लागू करने का, लेकिन हमने इसकी शुरुआत कर दी है, तो क्या उसके लिए हमारी तैयारी पूरी है? और जो बातें परिमल जी ने कही है, कहाँ का खामियां बताई हैं, इसको लेकर भी जवाब चाहिएगा। देखिए शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परिमल जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, शंकाएं उठाई, वो बहुत ही जायज हैं। कि हम पहले तो पूरे भारत की शिक्षा नीति है और ये केंद्र का विषय हो गया, तो उसके लिए राज्यों का जो स्ट्रक्चर खड़ा करना है वो एक चुनौती है, इसलिए उनको 30 तक रखा है। हरियाणा जैसे, पंजाब, दिल्ली, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे हैं, वो कुछ समय के लिए आगे भी आ सकते हैं,
ऐसी इसी दृष्टिकोण में कि हमारे पास संसाधन बाकी जो दूसरे स्टेट है उनसे ज्यादा है, इसलिए उन्होंने अपने 5 साल को कवर करने का प्रयास किया। जैसे प्रमिल जी ने कहा कि एक बड़ी चुनौती टीचर्स की है और उसका दोष भी उन्होंने पिछली सरकारों पर दिया है, लेकिन उसके लिए एक साधन इन्होंने जरूर बताया, और वो साधन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है उनमें इस प्रकार की व्यवस्था है, और टीचर के रूप में रहता है वो 24 घंटे का टीचर है, वो अपने अगली आने वाले प्रमोशन के लिए वो सतत एजुकेशन से जुड़ा रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव है इनका, और मैं तो अपने आप में, क्योंकि मैं भी एक टीचर रहा हूँ, तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बाई ग्रेस नहीं, बाई प्रमोशन उनका एजुकेशन से होना चाहिए। उसकी कितनी मेहनत है, हर 3 साल के अंदर, हर 4 साल के अंदर एक समय रखा जाए, उसमें डायरेक्ट भर्ती के लिए उसका टेस्ट हो और उसको अवसर मिले कि आगे बढ़े। शिक्षा नीति में इस पॉइंट को जोड़ा गया है। ये देखिए सत्यव्रत जी, हमने इस शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है, लेकिन क्या इस तरह के पॉइंट इस शिक्षा नीति में हैं कि अध्यापकों का भी एग्जाम होगा, उनकी परीक्षा भी होगी? हम अच्छे पॉइंट्स को देखिए, हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों को तो हमने स्वीकार कर लिया उनके सुझावों को, तो क्या उन सुझावों में ये बातें निकलकर सामने नहीं आई? आज चर्चा में बातें निकल कर आई। देखेंगे, आप देखेंगे तो टीचर्स की ट्रेनिंग का एक विशेष एक छोटा सा कमेंट सत्यव्रत जी, परिमल जी कुछ कहना चाहते हैं। 2021 आ गया सर, 10 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो 10 साल से जो है जैसे ईमानदारी से जो आज के टाइम पर भर्ती हो रही है, उसी क्राइटेरिया में अगर टीचर्स की भर्ती भी होती तो बढ़िया होता। स्टेट पास करके लाखों लोग बैठे हैं अपने घर पर, और उनको जो है कोई चांस नहीं मिल रहा, के ऊपर आपको जो है बोलना पड़ेगा सर। ये बड़ा सवाल है। एक बात और कह रहे थे परिमल जी की, परिमल जी ने एक बात और भी कही थी कि किस तरह के सुझाव मांगेंगे, हमें तो जानकारी नहीं है। जब इन जैसे शिक्षाविदों से सुझाव नहीं मांगा गया तो फिर किससे हमने सुझाव मांगे हैं? देखिए, ये तो मैं परिमल जी से आज पहली बार मेरा फेस टू फेस होना है। परिमल जी को तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में जो आपने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, नहीं किया, लेकिन फिर भी एजुकेशन से प्रेम रखने वाले लोग, एजुकेशन से में अपनी हिस्सेदारी रखने वाले तमाम लोग, 2 लाख लोग कम भी नहीं होते, बहुत ज्यादा भी नहीं होते, लेकिन हो सकता है कहीं इस बात की चूक रही होगी कि ये कंटेक्ट में नहीं आए होगा, या कोई सत्यव्रत जी, मैंने तो बहुत बार इनको देखा है, मुख्यमंत्री 1 मिनट मैंने बताऊंगा कि इनको आपने कहा कि संपर्क में ICS कोचिंग सेंटर चलाते हैं, खुद मुख्यमंत्री तक इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, पर यह बात समझ नहीं आई कि इस नई शिक्षा नीति को लेकर इन शिक्षाविद जैसे लोगों से बातचीत क्यों नहीं की गई। परिमल जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। नहीं, जो है बिल्कुल जो है इसके ऊपर जो है मुझे मुख्यमंत्री जी से पिछली बार जो है बहुत बार जो है बातचीत हुई, और जो ये फेयर सिलेक्शन है, ये मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, हमेशा देता हूँ। ये हम लोगों की चर्चा हुई थी, और उस चर्चा का परिणाम है कि आज ये बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चों को एक घर तक जो है रोजगार पहुंच रहा है। गरीब से गरीब घरों तक बच्चे जो पढ़ रहे हैं, काबिल हैं, तो उन तक रोजगार पहुंचा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। लेकिन शिक्षा के ऊपर आज तक इस प्रकार की चर्चा का मुझे नहीं पता, पहली बात। और दूसरी बात, हम कई बार जो है जो शिक्षा मंत्री जी थे रामविलास शर्मा जी, मैं उनसे भी मिला, और जो करंट में जो है शिक्षा मंत्री जी है गुर्जर जी, मैं उनसे भी मिला हूँ, और अभी रिसेंट में भी मिला था। मैंने उसमें भी बताया था कि जो भर्तियों में खामियां हैं उसके अंदर सिलेबस से बाहर की चीजें आती हैं। मैं उनको जो सारी बातें अपडेट करके आया था। अब कितना सुधार होता कितना नहीं होता, ये तो दूसरी बात की बात है। लेकिन जो है आज हम शिक्षा नीति के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो ये टीचर्स हैं, टीचर्स की रिक्रूटमेंट के ऊपर तो पिछले 10 साल से भर्तियां नहीं आई है, तो कब तक ये प्लानिंग है कि ये भर्तियां की जाएंगी, और नई शिक्षा की नीति के अनुरूप जो ये टीचर्स हैं इनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी, ताकि ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। बिल्कुल, ये ट्रेंड टीचर हम कहां से निकालेंगे, कैसे तैयार करेंगे, और हमने टारगेट 2025 का रखा है, हरियाणा सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है। मैं सत्यव्रत जी जवाब चाहूंगा आपसे, कुछ बातें निकली हैं, उसके बाद मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। जी, परमिल जी के जो सुझाव हैं सरकार के पास, उनके संसाधन का तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, 25 से लागू होगा। 25 का और आज का टाइम बहुत है, और हमें जो आगे की आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार के हमने उस नई पॉलिसी में यदि आप देखेंगे तो परमिल जी उसके अंदर विशेष रूप से टीचर्स की ट्रेनिंग की आवश्यकता, और एक वाक्यवान लिखा देखेंगे आप कि शिक्षा से जुड़े लोगों को इम्प्लीमेशन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जिस प्रकार से आप भी और मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि बहुत बाईपास होकर जो बिना किसी योजना के, यानी एक ऐसा समय था 90 से और 95-96 तक का, कि जो लोग कोर्सपोंडेंस से बीएड करते थे, अचानक राजनीतिक प्रभाव से ज्वाइनिंग कर गए, उनकी इच्छा भी नहीं थी,
सोच भी नहीं थे, लेकिन अचानक वो राजनीतिक माहौल बना, वो एजुकेशन में आगे, उनका दूर दूर तक संबंध नहीं था, लेकिन वो एक विषय है। लेकिन उस विषय को कवर करने के लिए ट्रेनिंग का, इच्छा शक्ति जागृत करने का और समय की आवश्यकता के साथ यदि उनसे बातचीत की जाएंगी, उनको अवसर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो टीचिंग लाइन से जुड़े आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इसमें मैं अपने एक और बात मानता हूं कि जो केंद्रीय विद्यालय के अंदर एक समयबद्ध तरीके से सबको अवसर मिलता है आगे बढ़ने का, और वो केवल एजुकेशन के अंदर डिपार्टमेंट में सर्विस के लिहाज से जो प्रमोशन होता है, उससे बेहतरीन जो प्रकल्प है वो ये है कि उनको नए नए काम करने का अवसर दिया जाए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ तो आपके ये पास जो- सत्यवर जी, आ रहा हूँ आपके पास। मैं सिंगला साहब के पास जाऊंगा। जय सिंगला जी, ऐसा क्या गलत छोड़ गए आप कि इतना सब कुछ बदलना पड़ रहा है केंद्र सरकार को और विश्व गुरु बनाने की तरफ सरकार अग्रसर है? कहाँ खामियां आपने छोड़ी? अजय सिंगला जी, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, आपके पास लौट रहा हूं। शंभू बद्रा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी शंभू जी, ये जो आज चर्चा हो रही है हरियाणा प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर, और सरकार का ये दावा है कि 2025 तक हम इसको पूरी तरह से धरातल पर उतार देंगे, ये कोशिश हमारी है, इसमें हम क्या पूरी तरह से सक्षम हैं? हरियाणा प्रदेश सक्षम है? जैसे कि सत्यव्रत जी बात कर रहे हैं कि दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा ऐसी स्टेट हैं जो इसमें सक्षम हैं और ऐसा हो सकता है, ऐसा दावा कितना आपको जायज प्रतीत होता है? या फिर परिमल जी कह रहे हैं कि कागजों में सारी बातें ठीक लगती हैं, ये बात वो भी मान रहे हैं कि पर्ची खर्ची के बिना नौकरियों की बात देने की जो कही जा रही है उसमें सच्चाई कहीं नजर आती है, लेकिन ये जो दावा है ये कितना सही आपको नजर आता है? देखिए, दावा हो जबकि हमें आप 2014 से बीजेपी सरकार है, 2014 से 21 यानी कि 7 साल लगभग बीजेपी यहाँ पे सरकार में रह चुकी है जी। 7 साल में नई शिक्षा नीति को छोड़ दीजिए तो सरकार के जो अपने हैंड में शिक्षा है उसमें इन्होंने कितना परिवर्तन किया है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और नई शिक्षा नीति में ऐसी बहुत सी कोई नई बातें नहीं है जो कि पहले से की शिक्षा नीति में नहीं थी। थोड़े बहुत चेंजेज है, पैटर्न का चेंजेज है, जैसे 5+3+3+3 जो 4 का जो इंटरनेशनल फार्मूला है उसको इसमें अपनाया गया है। तो सतव्रत जी दावा कर रहे हैं, अच्छी बात है, सरकार पूरा कर ले 25 तक, ये भी अच्छी बात है। लेकिन पीछे 7 साल में जो एजुकेशन का बंटाधार हुआ है प्रदेश में, कि आप शिक्षा मंत्री जब थे रामविलास शर्मा जी, तो महेंद्रगढ़ तब से 65 जिला आया था रिजल्ट में, आप भी इस बात को जानते हैं। तो शिक्षा मंत्री का जिला का रिजल्ट ही 65 था। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे स्टेट का, मान लीजिए कि दूसरे स्टेट से बेहतर जरूर लाख आप कहें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये हैं वो हैं, सब बात है, लेकिन एजुकेशन का जो लेवल है, टीचर का जो भर्ती का जो प्रक्रिया है, ठीक है, आप पर्ची खर्ची वाली बात वो अच्छी है कि हाँ ठीक है, ट्रांसपेरेंस आपने लाए, तबादला में लेकर आए, लेकिन टीचर की जो क्वालिटी प्लस टीचर के जो प्रमोशन है, टीचर की जो सैलरी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि टीचर की कमियां हैं, उनको पूरी, हमारा ये कहना है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का उतना स्ट्रांग नहीं है कि जिसके आधार पर सरकार दावा करे कि हम 2025 तक हम लागू कर लेंगे और उसको हम मान लें एज ए नागरिक, एज ए पब्लिक की सरकार ऐसा कर देगी। क्योंकि सरकार के कथनी और करनी में रेगुलर अंतर है। आप हर प्रोजेक्ट को देखिए, खुद सीएम 2100 प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुके हैं पिछले साल, मतलब पिछले 5 साल में। इस 2 साल को आप छोड़ दीजिए तो उनमें से आप उठा करके देख लीजिए कि उन 2100 में से कितने प्रोजेक्ट पूरे हो गए, सरकार के प्रोजेक्ट ही पूरे नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब कि सरकार जो कह रही है वो सरकार जमीन पर वैसा नहीं हो रहा है। दूसरा कि एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हूबहू स्टेट को लागू करना है, और स्टेट मान लीजिए उसमें जितना सहयोग करेगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि देखिए 2020 और 21 का जो बजट है, इसी बार का जो इस बार का शिक्षा का बजट है वो 93,000 करोड़ का है, और इससे पहले का जो बजट था वो 99,000 करोड़ का था। यानी कि एक साल के फाइनेंशियल ईयर में आपने 6,000 करोड़ बजट कम कर दिया। दूसरी तरफ कि नई शिक्षा नीति में आप दावा करते हैं कि जीडीपी का 6% बजट होना चाहिए, यहाँ तो 1% भी नहीं है जीडीपी का, जो है उसको भी एक साल में आपने कम कर दिया।
तो फिर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? राज्यों के पास अपना फंड तो नहीं है, फंड तो सेंटर को ही देना है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टीचर के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, बोर्ड बनाने के लिए। अब देखिए कि नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी कमी क्या है कि शिक्षा नीति ने बोर्ड पे कोई बात नहीं की है। इसी हिंदुस्तान में हर राज्यों का बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, जो कि प्राइवेट बोर्ड है। आप इतने सारे बोर्ड क्यों रखे हुए हैं? एक नेशनल बोर्ड क्यों नहीं रखे हुए हैं कि अगर नई शिक्षा नीति आप लागू कर रहे थे तो पूरे देश के लिए एक बोर्ड लेके आते, एक पाठ्यक्रम का तरीका लेके आते कि तीसरी क्लास से 12वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम एक होना चाहिए। वो अलग अलग बोर्ड होंगे तो अलग अलग पाठ्यक्रम होंगे। तो इन चीजों को एड्रेस ही नहीं किया गया है। जिन 2 लाख लोगों से सजेशन लिया गया, क्या वो सजेशन में नोरी यही नहीं दे सकी राष्ट्रीय बोर्ड एक होना चाहिए? बोर्ड इतनी क्यों है प्रदेश में? शिक्षा में एकरूपता लाने की जरूरत है। तो ये सब चीज की काफी कमी है इस शिक्षा नीति में, जो कि सरकार लेकर के आ रही है। उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें परिमल जी उठा ही रहे हैं इशू कि आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लूप होल्स हैं और भी कई सारी उन्होंने बताया है कि ये सारे लूप होल्स है शिक्षा नीति में। तो कथनी और करनी में यही फर्क है। कथनी और करनी बजट आपने घटा दिया, आप बोर्ड के बारे में चुप है, बोर्ड को लेकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं, पाठ्यक्रम को लेकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो प्री एजुकेशन है, जो 5 ईयर का जो फॉर्मूला आया है, उसमें 3 ईयर प्री एजुकेशन है, यानी पहली क्लास में पहले 3 साल आप किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से बात करें तो वो ये नहीं कहता है कि 3 साल के बच्चों को आप स्कूल दीजिए, चाहे वो प्ले स्कूल क्यों ना हो, प्ले स्कूल में डाल दीजिए। इसका मतलब ये जो लाया गया है, ये प्राइवेट एजुकेशन के मार्केट के लिए लाया गया है। ऐसा ही कुछ संदेह शंभू जी का जो प्राइवेट एजुकेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए ये बोर्ड है, सरकारी के लिए नहीं है। सरकार में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 6 क्लास से आप पहली क्लास से क्लास शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें अभी बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कि जमीनी धरातल पर जब आएंगे इसका स्वरूप आपको अलग देखने को मिलेगा। और सरकार इसमें कितना भी दावा करे, सरकार को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे काम है। और जैसा आपने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने की स्वायत्तता की जो बात कर रहे हैं परिमल जी, और ऐसा ही संदेश शंभू भद्र जी भी जता रहे हैं, इसको लेकर मैं बात करूंगा सत्यवर्त जी से। लेकिन उससे पहले मैं अजय सिंगला जी आपसे जानना चाहूंगा, ये नई शिक्षा नीति को लेकर जो आज बात हो रही है, इसमें ये आरोप लग रहा है कि इससे पहले की जो शिक्षा नीति थी वो इतनी बेहतर नहीं थी जिससे किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान को एक नई पहचान मिले। ऐसे दावे इस वक्त किए जा रहे हैं। कहाँ कमी छोड़ गए थे आप लोग? शमशेर जी, मैं भी अपने लिए पूरा समय चाहूंगा। पूरा समय सर आपके पास। देखिए, हमारा मानना है कि परिवर्तन या नवीकरण या विकास एक अच्छी बात है जी। हर सरकारें करना चाहती है, हमारी सरकारों ने भी किया। लेकिन जिस सरकार की करनी और कथनी में अंतर हो, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश में एक सर्कस टाइप सरकार चल रही है। हर एक किरदार कलाकार दूसरे को खुश करने में लगा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रशासनिक पकड़ 0 है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारा मानना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए उनका मतलब है घोषणाएं करना, दावे करना, एडवर्टाइज करना, जो अखबार भरे पड़े। नई शिक्षा नीति क्या है हरियाणा की, मैं बताना चाहूंगा। जिस सरकार में आदरणीय शिक्षा मंत्री किताबों के टेंडर ना कर सके, ये शिक्षा नीति है हरियाणा की। आज हरियाणा का क्या हाल है? ना तो स्कूल है, अगर स्कूल है तो बच्चे नहीं है, अगर बच्चे हैं तो अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक है तो बुक्स नहीं है। ये शिक्षा नीति है हरियाणा की, जिसको आप कह रहे हैं हम लागू करना चाहते हैं। सत्यव्रत जी, 2 साल से मैं बजट में बहस में जा रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी शिक्षा नीति, अरे आप कह रहे हैं कि हम 6% GDP का देंगे और आप तो बजट कम कर रहे हैं। आप घोषणा करते हैं 4000 प्लेवे स्कूल बनाएंगे। मैं बड़ा सरप्राइज था पिछले बजट में, कॉपी पेन लेके बैठ गया मैं अध्यापक रहा 20 साल कि 4000 स्कूल बनाने हैं। बाद में घंटे बाद पता चला केवल बोर्ड बदलने हैं, आंगनवाड़ी के, प्लेवे स्कूल के, और 2 साल में बोर्ड भी नहीं बदले गए। ये शिक्षा नीति है। आपकी शिक्षा नीति क्या है?
आपने प्रदेश में 1000 से अधिक राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल खोल दिए, किताबें नहीं है, उनसे अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं आप, और उनको कह दिया बुक्स एक्सचेंज कर लो। क्या आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने शिक्षा मंत्री से नहीं पूछना चाहिए था बड़ी स्टेज में कि बच्चों के पास किताबें नहीं है, क्या बात है, कहां है बच्चों की किताबें? आप बात करते हैं 2025 की और 2021 में आप फेल हो रहे हैं। आप घोषणा करते हैं हर स्कूल में आरओ लगाएंगे। सत्यव्रत जी, आपकी इज्जत करता हूं, आप भी मेरे साथ चलिए, शमशेर जी एक मेरे पास चलिए, आप आरओ की बात करते हैं। अरे स्कूल में बच्चों का नल का पानी नहीं है, आप आरओ की बात करते हैं। ये है शिक्षा नीति। शमशेर जी, शिक्षा नीति क्या हरियाणा की? बेरोजगारी और खाली पद, कितने पद चाहिए? 1,27,794। कितने रिक्त हैं? 31,232। 12,000 अस्थायी हैं। जेबीटी, और मैं बताना चाहूंगा आपसे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 1143 पद हैं, 313 भरे, 833 खाली हैं। ये आपकी शिक्षा नीति। टीजीटी, पीजीटी, शिक्षकों में गणित के 8100 चाहिए, 2800 खाली हैं। अंग्रेजी के 67 जो चाहिए, 1400 खाली हैं। फिजिक्स के 1895 चाहिए, 700 खाली हैं। पीजीटी फिजिकल के 685 चाहिए, 487 खाली हैं। इकोनॉमिक्स के 1982 चाहिए, 420 खाली हैं। कॉमर्स के 1287 चाहिए, 277 खाली हैं। कंप्यूटर साइंस के 1966 चाहिए, 1629 खाली हैं। ये आपकी शिक्षा नीति। और आप क्या कर रहे हैं हरियाणा में? अरे भर्तियां करने के साहब, आप तो मुझे लगता है सिंगला जी, पीटीआई के 1983 आपने हटा दिए, ड्राइंग के 1816 हटा दिए, ग्रुप डी खेल कोटे के 1518 हटा दिए, पीजीडी संस्कृत के 626 हटा दिए। सिंगला साहब, मुझे लगता है अब मुझे दूसरे मेहमानों तक भी जाना चाहिए। आपने कहा मुझे पूरा वक्त दीजिएगा, मैंने जो अनुपात था उस हिसाब से सभी लोगों को वक्त दिया। मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा सारे सवालों का जवाब लेते हैं। आपने जो उठाई हैं बातें, मैं सत्यव्रत जी से पूछूंगा। आपने हरियाणा को एक माहौल बना दिया है। ठीक है सिंगला साहब, वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है, मुझे सबकी बातें सुननी है। मैं आपकी बातों का जवाब लेता हूँ। सत्यव्रत जी, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सत्यव्रत जी, सिंगला साहब की बातों का जवाब दें आप। लेकिन दो बड़ी बातें इस चर्चा में और निकल कर आई हैं, जो शंभू जी ने भी कही है, परिमल जी ने भी कही, कि स्वायत्तता की तरफ ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इससे कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और जो स्कूलों में हम बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनमें भाषा भी एक बहुत बड़ा जो है रास्ते में रोड़ा बनेगी। क्योंकि इस हिंदुस्तान में, ये पूछूंगा परिमल जी से, कहाँ दिक्कतें इसमें आ सकती हैं कि 22 राष्ट्र जो भाषाएं हमारी हैं, उन भाषाओं को स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए और उसके बाद फिर अलग अलग माध्यमों से बच्चे आगे निकल कर आएंगे, वहाँ भी परेशानी आएंगी। लेकिन जो निजीकरण को बढ़ावा देने के जो आरोप लग रहे हैं, उससे सरकार क्या तैयारी में, और टीचर्स को लेकर भी बात हो रही है कि हमारे जो टीचर हैं उनमें स्किल कहां से पैदा किया जाएगा। बात और भी साथ साथ पूछनी चाहिए कि जो है, जैसे कह रहे हैं कि 4000 स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल ये है कि कई हजार स्कूल बंद हो गए हैं और हजारों स्कूल इस साल भी बंद होने की लाइन में है जी। अब जो है उधर से तो कह रहे हैं कि नए स्कूल खोलेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्कूल है वही बंद हो रहे हैं, तो फिर ये कैसे होगा? ये दोनों बातें, इस पर भी सर बताएं। चलिए सत्यव्रत जी, जवाब दें आप। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ता आ गए, लेकिन फिर भी एक एक करके नहीं, मैंने किसी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बोला, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ एक प्रवक्ता है। देखिए, एक मिनट, कुछ शंकाएं जाहिर, सत्यव्रत जी छोटा सा मैं रोकूंगा। सत्यव्रत जी, सत्यव्रत जी प्लीज, जिस प्रकार की बातें कही, सत्यव्रत जी प्लीज, एक मिनट आपने, एक मिनट सत्यव्रत जी सुन रहे मेरी बात? आप स्थिति के अंदर आप कैसी भर्ती कर गई, इसके ऊपर हमारे अजय सिंगला जी ने कोई शब्द नहीं बोले। उनके कार्यकाल में किस प्रकार की भर्ती हुई टीचर्स की। सत्यव्रत जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? पूरा एजुकेशन का स्तर हमारा गिरा, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? विद्यालयों से हमारी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि मनोहर लाल जी ने फेयर सिलेक्शन किया। सत्यव्रत जी, मैं तो कह रहा हूँ कि मनोहर लाल जी के टाइम पर बिल्कुल मैं प्रवीण जी आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, कहलवा के दिखा। लेकिन आपने आप थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि इन लोगों ने सुझाव दिए, अच्छे सुझाव हैं। आप प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं। हमने तो कांग्रेस पार्टी से सिंगला साहब को बुलाया, बाकी को तो बुलाया नहीं है। शंभू जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जब आपकी तरफ से शंभू जी, मैंने कई बातों को जो जायज बातें हैं, मैंने अजय सिंगला जी, एक मिनट, अजय सिंगला जी, हमारे पास स्कूलों में जिनको हम
हम नहीं निकाल सकते, जिनको हम भेज नहीं सकते। सत्यव्रत जी, ऐसी ये भक्ति मुझे जो बताइए, कांग्रेस करके क्या गई, एक उसके मिनट ऊपर एक भी सुनिए, शब्द अजय सिंगला ने नहीं बोला। मुझे बताइए, भाई, एक किस मिनट, प्रकार एक से मिनट टीचर आए, सत्यव्रत किस जी, आप पद्धति बात आई, सुनते नहीं किस ना, इसलिए प्रकार दिक्कत हो से जाती large है। scale के ऊपर, मेरी तो बात किस सुन लें। प्रकार से जो हटिंडा हमारे यहाँ गाँव में कहते हैं, उस प्रकार से टीचर्स की भर्ती सत्यव्रत हुई। जी, मेरी न बात आप उनके सुन अंदर रहे skill था, न हैं। उनके अब पास देखिए, degree अगर थी, न आप उनके पास दूसरों की बात सुनेंगे education नहीं, था। आप दूसरों की बात सुनेंगे नहीं तो चर्चा में मजा नहीं आ रहा। देखिए, नहीं, आपने आपकी कहा, आवाज कट रही है आपकी। मैं बता, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप शमशेर जी, एक आप मिनट शमशेर सिंगला साहब, जी। एक मिनट सिंगला साहब, मैंने आपको नहीं बोला बात करने के लिए, बीच में रोकिए। क्या प्रदेश में पिछले कितने समय से कितने स्कूल बंद हो गए, इसमें कोई दोहराए है? नई भर्तियों को लेकर बात हो रही है, कितनी नई भर्तियां टीचर्स की हुई हैं, इसमें कोई दोहराए है? टीचर्स के कितने पद खाली पड़े हैं, इसमें कोई दोहराए है? क्या ऐसी बात करने से कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता हो जाता है? और हमने स्किल तैयार करने के लिए क्या तैयारी कर ली है? नई हम यहाँ शिक्षा पर नीति स्कूल को की बात नहीं करेंगे कि स्कूल बंद हुए हैं, हम यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे 2011 के बाद भर्ती नहीं हुई है, फिर यहाँ पर डिबेट का फायदा क्या है? जी सत्यव्रत जी जवाब। परमिल जी सुनिए, सुनिए, बोलिए बोलिए। जी जी, मैं आपको सुनकर ही कुछ बातों को रख रहा हूँ। आपने कुछ शंकाएं और कुछ वस्तु स्थिति दोनों चीजों को रखा है। निजीकरण की आपकी शंका है और सिस्टम में खामियां हैं, उसको आप देखिए। एक टीचर जब सरकार में अपॉइंटमेंट लेता है तो वो कितने महीने के लिए लगता है या कितने साल के लिए लगता है, इस पर विचार करना पड़ेगा ना। 30 जो साल, आज 30 से या उससे 90 में ज्यादा जो साल। भर्ती हो गई, वो रिटायर कब होगा जी? उस नहीं, समय रिटायर- तक का उसकी जिम्मेवारी, उसने क्लास में क्या किया, स्कूल इन्वायरमेंट में उसका कितना योगदान रहा, बच्चों के भाई साहब, मैंने इस उसका बात के कितना ऊपर तो योगदान पहले ही कहा कि जो इस भर्तियां भर्ती को पहले लेकर हुई हैं, वो गलती लीजिए। टीचर्स की परमिल जी, स्ट्राइक गलती नहीं नहीं है, बहुत सारे ये लोग इस विषय प्रकार बहुत से बार भरे चलेगा हैं, जो और कि बहुत जो लंबे टीचर समय ठीक तक नहीं। चलेगा, तभी और जाकर गलत ये तरीके चीजें से निकलेंगी। BEd, JBT एक करने दो के बार के बाद गलत सही तरीके से होगा। पहले ही कह रहा आप हूं ये इतना बात। अग्रेसिव ना, और उनके भरोसे परमिल जी, कैसे नई आप शिक्षा इतना नीति अग्रेसिव ना implement हो। होगी, ये बताइए आप। सत्यव्रत जी यही तो बात कह रहे हैं परमल जी की जो भर्तियां हमने कर ली हैं उनका पहले जो हो चुके वो सरकार, उसमें आपकी पार्टी की रही हो चाहे किसी पार्टी की रही हो, उन टीचर्स के स्किल को लेकर तो बात कर रहे हैं कि उनके भरोसे छोड़ देंगे क्या? उनके भरोसे नई शिक्षा नीति को छोड़ देंगे क्या? नई शिक्षा नीति पूर्व के अंदर मुख्यमंत्री व्यवस्था भी भी है टीचर्स की कि भर्ती के कारण अधिकतम जेल में हमें रह के आए हैं टीचर्स की ट्रेनिंग और पर उसके बाद भी वो जोर ज्यादा लगाएंगे। जो सुधार हुआ नहीं। और जो है 2014 के बाद माननीय मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल जी, उसके बाद भर्ती नहीं हुई है। तो टीचर्स तो इस प्रकार से कोई भी टेस्ट क्राइटेरिया या कुछ भी योग्यता का वो पास करके आए नहीं है। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स, लेकिन आप देखिए 2011 के बाद जब से फेयर भर्तियां हुई तब से कुछ हुआ ही नहीं है। उससे पहले पहले जो कुछ था वे लोग भरे पड़े हैं, उनके भरोसे कैसे अरे चलेगा? परमिल जी आप बताइए जी, स्कूल की भर्ती बच्चों के आधार अनुपात में आती है। आपका जो स्टाफ है उस स्टाफ के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में भेजें। अब मुझे आपका लगा, कुछ ध्यान में आया कि लेकिन आप सत्यव्रत जी देखिए, कोचिंग ये सेंटर जो से परिमल आते जी बात कर रहे हैं, और देखिए, कोचिंग में बच्चों को ट्रेन करके आप सरकारी सर्विस में जाते हैं। आपका क्या परिचय इतना है? मैं ये कह रहा हूँ आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है जो वो बच्चा। सत्यव्रत जी मुझे एक बात बता दीजिए, एक बात सवाल, एक मिनट, आपने टीचर्स में सवाल, एक मिनट परिमल जी, एक मिनट, उनके ऊपर कैसे होगा? परिमल जी एक मिनट सवाल पूछ रहा हूँ। सत्यव्रत जी आप मुझे एक जो बात भरे बताइए, पड़े हैं, उनके भरोसे कैसे होगी नई शिक्षा परिमल नीति? जी एक मिनट, और सत्यव्रत उनके जी लिए कैसे क्या सुधार है, क्या जो आप जो है सोचते हैं कि अब कैसे सुधरेगा सीन? सत्यव्रत जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा कि 2011 से पहले टीचर जो हैं उनके भरोसे की बात आज हम कर रहे हैं, उनमें से इन 7 सालों में हमने कितने टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई, कितनों को स्किल्ड किया हमने, और ये कोरोना का संकट निकल गया, इसमें बहुत हमारे पास ऑप्शन थे, विकल्प हमारे पास थे, ऑनलाइन तरीके से टीचर्स को स्किल्ड किया जा सकता था, शिक्षाविदों की मदद ली जा सकती थी, हमने कितने टीचर को तैयार कर लिया, कितने टीचर को तैयार कर लिया हमने? चलिए मान लेते हैं किसी तरीके से अगर जो रिक्रूट पहले के टीचर लिया जाना चाहिए और पेपर के बाद ही उनका इंक्रीमेंट लगे, ये मान इंक्रीमेंट ना लगे। ये मान लेते हैं सत्यव्रत जी कि पहले के टीचर आप लोगों के हिसाब से काबिल नहीं है, उनको काबिल बनाया जा सकता था अगर आप लोगों की तरफ से प्रयास होते। हमने कितने टीचर को तैयार किया? एक मिनट सिंगला साहब, एक मिनट, इनके हिसाब से बात कर रहा हूं, सवाल इनसे पूछ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए, आप जो विषय उठा रहे हो उसी विषय को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ।
कि मैं कोई इस बात को लेकर के हर सरकार की बात का यहाँ समर्थन करने के लिए बैठा हूँ, इसलिए नहीं। चर्चा इसलिए होती है, उसमें से कुछ चीजें निकलेंगे, सरकार के पास पहुंचे और उन चर्चाओं के माध्यम से सरकार कुछ काम करके जनता तक उन चीजों को लागू करके उसका लाभ, इसलिए बैठे हैं हम। इसलिए नहीं कि हार्ड पास करके कि नहीं आप जो कहोगे वो गलत होगा, मैं कहूंगा वो ठीक होगा और मैं अपने आप को पुष्ट करता रहूंगा, आपको गलत साबित करता हूँ, ये चर्चा का विषय नहीं है। और शायद आपका भी हेतु ये नहीं होगा कि हम कुछ एडमेंट करके कुछ कठोर बातों रखकर उसको विषय को पूरा कर दें। आप भी कुछ रिजल्ट के लिए, कुछ पॉइंट्स आउट करने के लिए इस चर्चा को कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रमिल जी ने पहले स्पीच में कहा कि भाई टीचर्स का स्किल कैसे है, नई शिक्षा नीति में टीचर्स के ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। और यहाँ भी मैं इस बात का पक्षधर पहले मैं टीचर था, नए टीचर बनेंगे आज उनकी भर्ती के आगे लिए भी है, इस बात लेकिन का पुराने पक्ष टीचर से उनकी करूं, भर्ती टीचर नहीं है। को अगला नई शिक्षा प्रमोशन नीति में कहीं भी नहीं है उसके सर। टेस्ट के आधार पर होना चाहिए। तो ये आपका सुन नहीं पाते, एक बार बोलेंगे तो फिर उससे आगे बढ़ बोलिए पाएंगे। सत्यव्रत जी, बोलिए। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसे है जिससे कि वो टीचर के रूप में रहेगा। इसके लिए दूसरी चीज क्या है कि हम जो ग्रेजुएशन कोर्सेज, जो 4 ईयर कोर्स जो चला रहे हैं, उसमें केवल वो लोग आएंगे जो टीचिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। अभी हम बाई एक्सीडेंट टीचर रहते हैं, हम अपने आप को टीचर के लिए तैयार नहीं किया, लेकिन कहीं नहीं मिला, कहीं जुगाड़ बैठ गया, बीएड कर लिया, कहीं जुगाड़ बैठ गया, सरकारी पोस्ट में आ गए, मेरी रुचि नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, तो भी टीचर है, क्योंकि रोजगार की एक समस्या और समस्या में जो सहयोगी बन गया वहां आ गया। इस प्रकार की स्थिति है, ठीक है। लेकिन उसका जो निराकरण है, उसका निराकरण ये लेकिन है कि जब एक आपने तय चीज कर का लिया भरोसा कि आपको वर्षों तक इसी सत्यव्रत जी, प्रोफेशन एक में चीज रहना का है, शिक्षा तो नीति में अपने आप भरोसा को सब आपको लोग चाह रहे सुदृढ़ होंगे करना सरकार पड़ेगा। से। सत्यव्रत आपको जी, उसके योग्य बनाना पड़ेगा। सत्यव्रत और जी, सरकार इस समय SCERT के माध्यम से स्कूलों के जो क्लस्टर बनाए हुए हैं, उसमें इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, सेमिनार आयोजित ठीक है। करते मैं हैं। एक मिनट सत्यव्रत जी, मुझे और भी मेहमानों से बातचीत करनी है। परिमल जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो हमारी नई शिक्षा नीति की आज बात हम कर रहे हैं, इस नई शिक्षा नीति में भाषा को लेकर बात मैं कर रहा था कि हिंदुस्तान में इतनी सारी भाषाएं हैं, उनके हिसाब से मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो फिर 7, 8, 10 साल का जो बच्चा होगा, अगली क्लास में जाएगा, 6th में, 7th में, 8th में, क्या प्रॉब्लम उनको सामने आ सकती है? अंग्रेजी को क्या इसमें कमजोर कर दिया गया है? फिर या अंग्रेजी इससे जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसके बारे में बच्चे को समझ होनी चाहिए, क्या उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए? भाषा कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है इस शिक्षा नीति में? सर देखिए, जो है ना, जो भाषा का जो है ना बड़ा जो है मामला रहता है। हम लोग जो पढ़ते थे तो बचपन में अपनी मातृभाषा में ही पढ़ते थे। आज 5वीं क्लास तक हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन 6th क्लास में जब गए तो कुछ बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ के आए थे, प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के आए थे, उनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया थी और हम लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं थी। बिल्कुल। तो वहां से हम लोगों को जो है ना भाषा का ये दिक्कत आई, जैसे मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर इंटरनेशनल लैंग्वेज को आज के टाइम पर अगर हम लोग जो है नजरअंदाज करेंगे तो बहुत सारे मौके उनसे छूट जाएंगे। जैसे छोटे लेवल पर मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके साथ इंग्लिश भी पढ़ानी चाहिए, और उसको बड़े लेवल पर जाने के बाद बच्चे को इस लेवल पर तैयार करना होता है कि उसे इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़े, तो वो रिप्रेजेंट कर पाए, वो कहीं पर भी अच्छा रोजगार पा पाए। अगर हम लोग आज के टाइम पर उस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज भी साथ साथ होनी चाहिए जरूर। विषय के चुनाव को लेकर बात हो रही है। विषय बच्चा बदल सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से, एक निश्चित, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की बात हो रही है, डिग्री को लेकर बात हो रही है, डिग्री, डिप्लोमा, उच्चतर शिक्षा की बात हम करें, कॉलेज लेवल पर जाकर बच्चा पढ़ता है। ये जो आज बदलाव की बात हो रही है, क्या ये समय की मांग है या फिर ये छात्र के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर सकती हैं? ये सर जो है ज्यादा असमंजस पैदा करेंगे और ये ज्यादा गड़बड़ करेंगी। आज के टाइम पर भी ये बड़ी गड़बड़ है। बच्चे बीकॉम करते हैं, बीकॉम करने के बाद वे बीएड करते हैं। बीकॉम बीएड का कहीं पर कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, कहीं पर रोजगार ही नहीं मिलता। हर साल कितने लोग बीएड करते हैं जो कि बीकॉम करके आए हुए हैं, बीकॉम के बाद बीएड करने के बाद कोई स्कोप ही नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे कितने कोर्स पहले भी होते रहे हैं, और अब जब ये बात सामने आएगी तो ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, उनके सामने पता ही नहीं है, तो बच्चा जो कॉम्बिनेशन के बिना पढ़ेगा उसके बाद बड़ी दिक्कत आएगी। ग्रेजुएशन में मैंने जो है केमिस्ट्री की बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था, फायर इंस्पेक्टर की भर्ती थी, उसके अंदर जो है वहां पर बीएससी चाहिए था, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो उस गलत कॉम्बिनेशन के चलते मेरा एक मौका छूट गया था सरकारी नौकरी में जाने का। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी बातों में दिक्कत आएगी।
जो आज भी बच्चे दिक्कत फेस करते हैं। कुछ लोग ITI कर जाते हैं, उसके बाद 12th करते हैं, लेकिन वे फिर कई जगहों पर भर्तियों में एलिजिबल नहीं होते हैं, सरकारी भर्तियों में ही। तो इस प्रकार से ये कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ाएगा। जैसे बच्चे के अंदर स्ट्रेस तब होती है जब बच्चा सही से समझ नहीं पाता है, कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। जैसे हम पढ़ाते हैं, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, अधिकतर बच्चों का ये मामला रहता है, मेरा तो मैथ में दिमाग ही नहीं चलता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि मैथ में दिमाग नहीं चलता है तो ये गलती बच्चे की नहीं है, ये गलती तो टीचर की है। अगर टीचर के पढ़ाने के बाद भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर टीचर ने क्या पढ़ाया। तो जो स्ट्रेस की कहानी होनी चाहिए थी ना, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ करके जो यहाँ पर पेश की जा रही है, ये बेहद गलत रिजल्ट लेकर के आएगी। कोई बच्चा एक फिजिक्स पढ़ लेगा और एक इकोनॉमिक्स पढ़ लेगा और एक आर्ट्स पढ़ लेगा, ना तो वो ह्यूमैनिटीज में जाएगा, ना तो वो साइंस में जाएगा, ना वो कॉमर्स में जाएगा। कल को जैसे CA का कोर्स करना है किसी को, कल को किसी को BSc से रिलेटेड किसी जो है रिक्रूटमेंट में जाना है, तो उसके पास वे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे नहीं, और इसके चलते बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन ये जो सिक्स्थ के बाद बात कर रहे हैं परिमल जी, कक्षा छठी की बात, परिमल जी, शंभू जी आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा परिमल जी, दिक्कत होती है। छठी क्लास से व्यावसायिक शिक्षा को लेकर बात हो रही है, बच्चों को इस प्रकार की पढ़ाई करवाई जाएगी, उससे बच्चा धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। ऐसी बातें तो अक्सर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे किसी प्रकार की रोजगार की संभावना नजर नहीं आती। लेकिन अब जो बात हो रही है, 7वीं 8वीं क्लास में जो पढ़ाई हो रही है ना, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को आप रियलिटी में जाकर के देखिए, उनको जमा घटा गुणा भाग आती नहीं है, उनको बेसिक परसेंटेज, बेसिक रेशियो आता नहीं है, उनको आयत वर्ग क्या होते हैं ये पता नहीं है, और उन बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देंगे। आप पहले जमीन पर पैर नहीं रखेंगे ना, तब दिक्कत है। जैसे हम लोग बचपन में थे तो उस टाइम पर कुश्ती करते थे, बोला रहे एडी लगा, एडी बोला, एडी तो जब लगाओ जो पंजा टिकले, पंजे ही नहीं टिक रहे। अब बच्चों को जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं है, तो उसके साथ व्यावसायिक एजुकेशन छठी क्लास में, 7वीं क्लास में और ज्यादा ब्लेंडर पैदा करने वाली है। जो बेसिक एजुकेशन है पहले वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आगे के लेवल की तैयारी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए शंभू जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी शंभू जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो जाता है, राजनीतिक पार्टियों की ये आदत होती है, लेकिन क्या हमने आज तक पढ़ा, उससे हमें रोजगार नहीं मिला, और अब जो शिक्षा की बात हो रही है वो इतनी क्रांतिकारी हो जाएगी कि हिंदुस्तान में, दुनिया में रोजगार के अवसर खुल जाएंगे और भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि अब तक जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो गलत थी और हमें रोजगार नहीं मिला, ऐसा नहीं है। जो शिक्षा व्यवस्था पहले थी उसमें भी सबको रोजगार मिल रहा था। शिक्षा का पैटर्न देखिए, रिफॉर्म एक समय की प्रक्रिया है कि जैसे जैसे हमारी जरूरतें बदलती है वैसे वैसे हमारा एजुकेशन का स्तर बदलता है। अब जो आज से 20 साल पहले जिस तरह के जॉब मार्केट में थे, आज वो मार्केट में जॉब नहीं है, और आगे चल के पूरा मार्केट चेंज होने वाला है। कि देखिए कि विश्व की 21वीं सदी जो होगी वो बायोटेक की होने वाली है, डिजिटल होने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होने वाली है, क्लाउड कंप्यूटिंग की होने वाली है, इंटरनेट ऑफ थॉट की होने वाली है। तो कम्प्लीटली जो आप मेडिकल सेक्टर में देखेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और मेडिकल दोनों में क्रांति करने वाली है। तो कहने का सेंस कि आने वाला जो वक्त है उसमें कम्प्लीटली जॉब का जो स्किल है वो बदल जाएगा, वो तरीका बदल जाएगा। इंडस्ट्री में देखिए कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री है उसके बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। हम खामखा अपने यूनिवर्सिटी में MA BA हिस्ट्री केमिस्ट्री जोग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उस आज के हिसाब से आप देखिए तो मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से हमारा एजुकेशन होना चाहिए, और उसी हिसाब से तब हम स्किल करेंगे, तब जाकर के मार्केट में जॉब क्रिएट होगा। अभी क्या हो रहा है कि एक कपड़ा की फैक्ट्री में किसी को काम करना है तो वहाँ पे उस फैक्ट्री वाले को अपने कर्मचारी को सिखाना पड़ता है 6 महीने, साल भर, 2 साल। कोई BA करके आया हुआ है, MA करके आया हुआ है, तो उनको सिखाना पड़ता है। और अगर यही चीज हमारे एजुकेशन में पहले ही शामिल होता कि 10th के बाद से हमको MA BA करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हम, और हमारा एजुकेशन जो अभी जो भारत में जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सरकार स्किल एजुकेशन में यूज ही नहीं कर रही है। अब खामखा प्रोफेसरों को इतना इतिहास के प्रोफेसर को 1000 रुपया सैलरी दे रहे हैं, उनकी बहुत जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे जो स्किल एजुकेशन है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से लेके आइए ना टीचर, उसके हिसाब से टीचर वहाँ पे
कोर्स डेवलप करिए हायर एजुकेशन में। तो आप जो पूछ रहे थे उसका कहने का मतलब कि ये नई शिक्षा व्यवस्था के आने से कोई क्रांति आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा और एक और बात आई है शंभू जी, इसमें पढ़ाई पे खर्च की बात आई है। अब सरकार तो कहती है कि ऐसा नहीं होगा, निजीकरण की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर निजीकरण की तरफ नहीं बढ़ रहे तो फिर शिक्षा को मुफ्त क्यों नहीं कर दिया जाता हर बच्चे के लिए, फ्री एजुकेशन? एक बात देखिए कि देखिए प्री स्कूलिंग को 3 साल कर दिया गया है, तो ये गलत है। प्री स्कूलिंग आपको 1 साल रखिए। पहली कक्षा में तो वही क ख ग ABCD आप पढ़ाएंगे और 1 + 2 + 3 + 4 पढ़ाएंगे, तो वो 1 साल आपका हो गया। दूसरी क्लास में उससे थोड़ा आगे सिखाएंगे, तो 3 साल हम सब प्री स्कूलिंग में 3 साल क्यों आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं? बच्चों को खेलने दीजिए, धूपने दीजिए, उनको हवा लगाने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए, उनके बचपन को क्यों मार रहे हैं आप? तो ये तो 3 साल है, ये बेकार का आइडिया है जिसने भी लेके आया है, जितने जो भी शिक्षाविद लेके आए हैं, और ये बेकार का आइडिया सिर्फ निजी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लेके आया गया है। 1 साल काफी था प्री स्कूलिंग, आपको पहला क्लास, दूसरा क्लास, आप लोग सीधे पहले क्लास में पढ़े हुए, हमारे आपसे बड़े जनरेशन में खुद सतगुरु जी होंगे, वो सीधे पहली क्लास में पढ़े होंगे। क्या उनके पास ज्ञान नहीं है? क्या उन्होंने सीखा नहीं? क्या उन्होंने भाषा नहीं सीखी? क्या तो वो सब कुछ तो वो कर चुके हैं, तो क्यों फिर 3 साल की प्री स्कूलिंग का व्यवस्था लेके आए हैं आप? बिल्कुल ये सब गलत है, ये सब रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये रिफॉर्म हमें सतपाल जी को खुद ही ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीजें जो गलत चीजें हैं उनको आप शिक्षा नीति से माइनस कीजिए, क्योंकि शिक्षा स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से केंद्र के शिक्षा नीति को आंख मूंद कर लागू करने की बजाय इसको एक रिफॉर्म के वे में लेकर के आए कि क्या राज्य के बच्चों के लिए जरूरी है, वो चीजों को अपनाए। एक बोर्ड लाए, हरियाणा में सिर्फ एक बोर्ड होना चाहिए, चाहे आप CBSE का बोर्ड लाए, चाहे हरियाणा बोर्ड, 50 बोर्ड मत रखिए, स्टेट का कंप्लीटली एक बोर्ड रखिए, तो नेशनल बोर्ड को जस्टिफाई। एक और अहम बात है शंभू जी जिसमें मैं बात करना चाहूंगा, मैं सत्यव्रत से पूछूंगा और वक्त मिलेगा तो आप लोगों के पास भी आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अजय सिंगला जी कुछ कहना चाहते हैं। सिंगला साहब। शमशेर जी, हमारे इस चैनल पर इस समय कुल 4 पैनलिस्ट हैं, 2 हम राजनीतिक है, एक शिक्षाविद है और एक पत्रकार है। क्या सत्यव्रत जी किसी की बात को सुनना नहीं चाहते? किसी की बात को नहीं मानना चाहते? किसी को तो हम कह रहे हैं कि घमंड। सिंगला जी, ये देखिए हम जो बात कर रहे हैं, आप लोग पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो बात हम जो बात कर रहे हैं वो जहां तक पहुंच रही है लोग समझ रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं वो भी लोग समझ रहे हैं, लेकिन आप जो कहना चाह रहे थे वो कहिए। ये अलग तरीके का मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 घंटे, आज मैंने 2 घंटे मैंने भी लगाए इस शिक्षा नीति पे। 2 घंटे बहुत होते हैं, मैं खुद नहीं समझ पाया कि क्या है। एक खिचड़ी बनाना चाह रहे हैं। एक सेकेंड एक गोल नहीं होगा ना, गोल एक टारगेट नहीं होगा किसी बच्चे के साथ। उसका टारगेट का वाला समझ पाए थे टारगेट, यही वाली बात कि उसने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। एक मिनट सिंगला साहब, शंभू जी कुछ अजय जी 1986 वाले शिक्षा नीति को आप समझ पाए थे? हाँ ठीक, वो तो आपकी सरकारी लेके आई थी। सिंगला जी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर 1986 में मैं भी 2 घंटा लगा दीजिए ना, उससे भी 2 घंटा लगा दीजिए, मैं तो नहीं हो सकता है। मैं ये कहना कि 1986 में अगर कोई कमियां रही होंगी तो हम मानते हैं कि रही होंगी, लेकिन ये नहीं है कि वो पॉलिसी गलतियां सब कुछ गलत। आज की जो सरकार है क्या चाहते हैं कि सब कुछ गलत। हम तो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग गलत पढ़ के आए हैं, उनका कोई स्तर नहीं है, और आज के बाद स्तर शुरू होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जितने भी हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं या शिक्षक हैं, उनमें कमियां थी और वो गलत थे। मैं अभी पढ़ना चाहूंगा पिछली बार सिंगला साहब ये बात आप स्वीकार करते हैं। देखिए एक मिनट, अजय सिंगला जी, अजय सिंगला जी, अब देखिए आप पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की बड़ी दिक्कत होती है, सुनना नहीं चाहते। अजय सिंगला जी, अगर इतनी देखिए आपने माना कमियां थी, पर आपने सुधार के लिए कोशिश कहाँ की? क्या देश में लोगों को रोजगार के लिए रास्ते आप लोग खोल पाए? हमारे देश के युवाओं को इतना बड़ा मौका मिला। 24% या 30% जो बेरोजगारी है वो तब थी जो आज है। मैं तो सर उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ जो 1986 में आप लेकर आए, उसकी हम बात कर रहे हैं। मैं केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा। इस अशिक्षा के कारण जो हो रही है
बेरोजगारी हो रही है। पढ़े लिखे 50,000 युवा रोजगार के कारण ओवर एज हो गए। सत्यव्रत जी, जो आपकी नीति चल रही है, जो आप नई रोजगार दे पा रहे हैं 50,000 युवा, ठीक और है। आप क्या कर रहे हैं, केवल फीसें इकट्ठी करें, करोड़ों रुपए ले लेते हैं शिक्षा एग्जाम के नाम पे, वो खत्म हो जाते हैं। और पिछले एक चैनल पे मैं बैठा था, हमारे एक भाजपा के प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया कि जो पुराने पढ़े लिखे यहाँ पर अफसर हैं वो सब भ्रष्ट है, क्योंकि वो पिछली सरकारों ने वो उनकी पिछली शिक्षा आई। यहाँ तक तो ये कहने लगे। इनका मतलब है कि आज तक भारत में जो हुआ वो गलत था। आजकल जितने भी भारत के लोग हैं वो गलत है, वो भ्रष्ट है, वो अशिक्षक है, और आज के बाद सबसे शुरू होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे नींव तो बनी है ना, आप उसके ऊपर कुछ खड़ा करना चाहते हैं तो आप उस नींव को थोड़ा ना गलत कह सकते हैं। आप अच्छा कीजिए, हम आपको, दुनिया आपको शाबाशी देगी, लेकिन दूसरे को गलत नहीं कह सकते आप ये कहिए हम अच्छा करेंगे, लेकिन दूसरों ने भी अच्छा किया है, उसके ऊपर अच्छा करेंगे, ये बात होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। सत्यव्रत जी, अपने आप सत्यव्रत जी, जो बात हो रही है, एक फ्री एजुकेशन की बात भी हो रही है कि हमने तमाम चीज़ें करने की ठानी तो है, और लेकिन इन चीज़ों को ठानने के लिए, इन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें कुछ रियायतें, कुछ ऐसी सहूलियत बच्चों को देनी पड़ेंगी। और हमारी कोशिश है कि हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे, स्कूल के बाद वो बच्चा कॉलेज में पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। इस शिक्षा नीति में इस पर भी फोकस किया गया है। लेकिन क्या हमारे देश के जितने लोग हैं उनमें सबका आर्थिक स्तर इतना बेहतर है कि हर बच्चे को पढ़ाई के लिए माँ बाप स्कूल में, कॉलेज में भेज पाएंगे? ड्रॉप आउट कितना ज़्यादा है, उसको खत्म करने के लिए कुछ तो बच्चों के सामने हमें रियायतें देनी पड़ेंगी ना, उन माँ बाप को बोलना पड़ेगा, लिखित में चाहिए। शमशेर जी, मैं, क्योंकि आज ये अपना चैनल पहली बार इस पर डिबेट कर रहा होगा, शायद पहले किया होगा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, पहले भी चर्चा होती रही है सर। चलिए, लेकिन मैं एक बार कहना, हम सब जो बैठे हैं, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, आपका अलग होगा, और जो हमारे प्रेमिल जी हैं उनका अलग होगा, शंभू जी का अलग होगा, और जिस वातावरण के अंदर आसपास हम रहते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में हमारे बच्चे आप पढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार की प्रेमिल जी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार के ऊपर सरकारी सर्विस का एक फोकस लेके चलते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, मैं कहता हूं हम उससे अलग नहीं सोच पा रहे। मैं समझता हूँ अगला 5 साल का जो कार्यकाल होगा और उसके ऊपर डिबेट्स होंगी, बहुत से सुझाव आएंगे। आज जिस प्रकार से कुछ सुझाव आए हैं, ये सुझाव हम रखेंगे, और कुछ चीजें, ऐसा नहीं होता कि परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि पहले कुछ नहीं था। कुछ चीजें समय के साथ बदलाव आती हैं, व्यक्ति के, बालक के सोच में, विचार में, उसके परिवेश में कुछ चीजें ऐसी घटती हैं जो उसको आगे लेके चलती है, फिर उसको एजुकेशन के लिए कुछ स्टेप आगे बढ़ता है। हम जब पढ़ते थे, मेरे साथ मेरी समकक्ष उम्र के ही होंगे, 50-52 साल के सब लोग, तो हमारे समय जो पहली कक्षा में जब गाँव में हम पढ़ते थे तो हम 6 साल के जाते थे। लेकिन आज प्राइवेट हो या सरकारी हो, चाहे नर्सरी हो या आंगनबाड़ी हो, हम 3-4 साल के बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, और सब लोग महसूस करने लग जाते हैं, अरे यार बच्चा इतना बड़ा हो गया, आप क्यों नहीं भेजते कहीं, आप प्ले स्कूल में भेजो, आप आंगनबाड़ी में भेजो। तो ये जो कुछ चीजें हैं, ये इसलिए नहीं है कि पहले खत्म थी, लेकिन हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ नया कर रहे हैं। और जो हम छोटा सा कमेंट, ठीक है सत्यव्रत जी, निश्चित रूप से सरकार आगे बढ़ना चाहती है, अच्छा करना चाहती है। मैं अच्छा क्या है इसमें पूछ लेता हूँ परिमल जी से और शंभू जी से, छोटे छोटे कमेंट आप लोगों से पूछूंगा। परिमल जी, इसमें अच्छा क्या है आपको? इस शिक्षा नीति में अच्छी बातें भी हैं, उनमें से आपको बेहतर क्या लगता है? कुछ 2-4 पॉइंट आपके पास होंगे, शंभू जी आपके पास भी होंगे। हालांकि तमाम बातें सत्यव्रत जी ने मानी है कि जहां जहां सुधार की गुंजाइश है वहां पर होना चाहिए, और ऐसे सुझाव आएंगे, ये देश भर से सुझाव आएंगे, इस पर चर्चा होगी तो, चर्चा नहीं होगी तो सुझाव नहीं आएंगे। बेहतर क्या नजर आता है? खामी हमने बताई है, बेहतर क्या आपको दिखता है? सर, जो मदर टंग पे जो बात हो रही है कि बचपन में जो बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, मातृभाषा के ऊपर जोर दिया जा रहा है दोबारा से, ये एक बात हो रही है। व्यवसायीकरण की बात हो रही है, इसके अंदर जो है जो बजट बढ़ाया जाएगा, ये बात हो रही है। इसके अंदर रोजगार परक शिक्षा होगी, ये अच्छी बात हो रही है, लेकिन ये बात इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी, ये इस पर हम भविष्य में चर्चा करेंगे। शंभू जी, छोटा सा कमेंट आपका भी इसको लेकर। कुछ बेहतर बातें भी हैं, लेकिन बेहतर बातों को अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा वो आगे आने वाले दिनों में चर्चा की बातें होंगी। देखिए, बिल्कुल जो प्राइमरी एजुकेशन में देखिए तो 3 से जो 18 वाला है उसको 5 से 18 किया जाना चाहिए था, और 3 से 18 का कॉन्सेप्ट 5 से 18 वो अच्छा है, मतलब कि वो इंटरनेशनल लेवल का है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो भी भारत में है। दूसरी बात, जब हायर एजुकेशन में आएंगे
तो हायर में उन्होंने कहा है कि जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स है, या मतलब कि जो कोर्स पूरा नहीं कर पाएगा, जो जितना कर पाएगा वो वहीं पे रहेगा। तो वो एक तरह से ठीक आइटम है कि हर आदमी 4 साल कोई कोर्स पूरा नहीं कर पाया और 1 साल ही पढ़ पाया, तो उसको कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा जिसके आधार पे वो कुछ काम कर सकता है। डिप्लोमा मिल जाएगा जिसके आधार पे वो कुछ काम कर सकता है। जिसको ग्रेजुएशन करना होगा वो ग्रेजुएशन करेगा। तो हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर भी अच्छा है। स्किल एजुकेशन को 6ठी क्लास से शुरू करने की बात है, वो एक बेस्ट आइडिया है, क्योंकि भारत जो है तो अपने स्किल के बल पर ही इतना एक सोने की चिड़िया वाले देश के रूप में था। और धीरे धीरे मैकाले की एजुकेशन पद्धति ने भारत की जो स्किल एजुकेशन था उसको खत्म कर दिया, और यहाँ तक कि हमें जो अपना स्किल था उसको हमको हेय दृष्टि से हम देखने लगे, और हम सब सोचने लगे व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में, ब्लू कॉलर जॉब के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। वो स्किल जो खत्म हो गया था वो स्किल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये एजुकेशन पॉलिसी की एक पॉजिटिव पॉइंट है। बातें हैं और बजट बढ़ाने की बात है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन बजट घटाया गया पिछले साल। मैं इस बात से मैं उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन बीच में जरूर टोकूंगा जी। कोरोना को देखते हुए बजट को उचित लेवल पर लेके चलना, थोड़ा माइनस प्लस करना। ठीक है सत्यव्रत जी, आप समझ गए कोरोना संकट। चलिए कर रहे हैं, चलिए रोकूंगा मैं आप सभी को, रोकूंगा, सबको पूरा वक्त मिला है। ठीक है सर, एक मिनट सिंगला साहब, सबको बराबर वक्त मिला है, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया। आधा मिनट लेना तो 30 सेकंड। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक फेल हुई हो चुकी सरकार से, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, कोई भी आज करना आज के टाइम में संभव नहीं है। केवल ध्यान भटकाने के लिए प्रतिदिन घोषणाएं की जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सिंगला साहब, आपका ये मानना है। सत्यव्रत जी आपका बहुत शुक्रिया, परिमल जी आपका भी, शंभू जी आपका भी, खास चर्चा में जुड़े आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अहम चर्चा रही। शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम समाज में अपना एक वजूद तैयार करते हैं, और उस वजूद को तैयार करने के बाद हम आत्मनिर्भर बनते हैं। आत्मनिर्भरता की इस दौड़ में पूरी दुनिया भाग रही है, हिंदुस्तान भी इस आत्मनिर्भरता की दौड़ में अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और इसी का आधार बताया जा रहा है नई शिक्षा नीति को, जिसमें केंद्र सरकार ये चाहती है, केंद्र सरकार का ये मानना है कि जो हम लेकर आए हैं वो क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा। देश में रोजगार के रास्ते खुलेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, और हिंदुस्तान के युवाओं का जो स्किल है उसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे खामियां भी हैं जिनको लेकर आज हमारे साथ एक्सपर्ट लोग जुड़े, उन्हें बताया भी। उन चीज़ों पर काम करना बेहद ज़रूरी है, और धरातल पर जो नीति लेकर आए हैं उनको उतारने में अगर कहीं पर कोई चूक होती है, बजट को लेकर बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात हो रही है, और इसके साथ साथ अगर निजीकरण की तरफ ये चीज़ें जाती हैं तो फिर आम आदमी के लिए शिक्षा पाना मुश्किल हो जाएगा। इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया गया तो फिर कागजी दावों से कुछ हासिल नहीं होगा। इस पर काम करना पड़ेगा, और काम करोगे तो फिर नई शिक्षा नीति वाकई में क्रांतिकारी होगी, आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करने में मददगार साबित होगी। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।